तो आज हमारे बीच बात करने के लिए सवितुर प्रसाद सर हैं, जो ग्रेड ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर चुके हैं। पिताजी भी सिविल सर्विस में थे और उस समय के बाद जब हमने जो है बीए किया था, सिविल सर्विस ही जो है एक सबसे बड़ा एक जिसे कहा जाए आदमी के एम्प्लॉयमेंट का साधन होता था। सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्विस एक ठप्पा जो है उनके ऊपर कि वो सिविल सर्वेंट थे, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत को दर्शाता है। सर, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो हंसराज कॉलेज का क्या माहौल था उस टाइम? हंसराज कॉलेज, मैं हंसराज कॉलेज का एलुमनी भी हूँ और हंसराज सम्मान से भी जो प्रेजेंट प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रमा, उन्होंने भी मेरे को सम्मानित किया है। तो क्या स्टूडेंट लाइफ में कुछ मतलब आपको प्यार वगैरह हुआ? क्योंकि कॉलेज तो आपका, तो फिर हंसराज तो उसमें कॉलेज बैचलर का, तो उसमें प्यार किससे कर। तो आपके हिसाब से क्या है फिलॉसफी, जीवन की फिलॉसफी क्या है? सबसे बड़ी फिलॉसफी के अंदर चीज है क्यों है ये दोस्ती, क्यों दुश्मनी, क्यों तुम, क्यों ये करना, क्यों इसका भोगना, क्यों फिलॉसफी जो ऐसी समझा देता है। मैं कहता हूँ सच में फिलॉसफी जो है अपने आप में सच में महान है। तो सर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी आप रहे, तो उसके क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे? मैं डेपुटेशन पे जो है 94 में एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर टेक्सटाइल्स में था। इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है सिविल सर्विस में आते हैं, देन दे वांट्स टू बिकम ए पॉलिटिशियन, और वो फिर एमपी एमएलए का टिकट मांगते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि सेवा तो कर ही रहे हैं यहाँ पे भी। कुतुब मीनार किसने बनाई? गुलामों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब गुलाम बादशाह बन जाते हैं तो वो दिल्ली हो जाती है। जब अफसर लोग बादशाह बन जाते हैं और बादशाह की तरह काम करने लगते हैं। Arise, awake and not stop till the goal achieved. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद। आज इस पॉडकास्ट को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच बात करने के लिए सवितुर प्रसाद सर हैं, जो ग्रेड ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर चुके हैं। उनसे आज हम विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और ब्यूरोक्रेसी से लेके हम एक विकसित भारत तक बहुत सारी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। तो सर, आपकी ये जो जर्नी रही, आपने ये जो देश के लिए 40 साल लगभग आपने समय दिया, ये सर जो समय आपने दिया ये कैसे स्टार्ट हुई? तो हम स्कूलिंग लाइफ से अगर स्टार्ट करें तो स्कूलिंग लाइफ से ही क्या ड्रीम बना लिया था सर कि आईएएस बनना है? जो एनवायरनमेंट होता है, घर का एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रभावित करता है जी। मेरे पिताजी भी सिविल सर्विस में थे और उस समय के बाद जब हमने जो है बीए किया था, सिविल सर्विस ही जो है एक सबसे बड़ा एक जिसे कहा जाए आदमी के एम्प्लॉयमेंट का साधन होता था। जी। बीए हायर सेकेंडरी करने के बाद बीए, उस समय 9वीं 10वीं 11वीं तीनों साल का पेपर 11वीं में फिर देना पड़ता था और उसी के रैंकिंग के बेसिस पे आपका जो है एडमिशन होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे आपको लिया जाता था। उस समय एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। तो पहले तो आप जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपने हायर सेकेंडरी में कीजिए, और हायर सेकेंडरी में मेरिट लिस्ट जो थी 72-75% पे शुरू हो जाती थी, ना कि जैसे अब 95, 98 और 100% आते हैं। उस समय जो है परसेंट की वैल्यू थी। 70-75% आना ही बहुत बहुत बड़ा मुश्किल काम होता था। इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हंसराज कॉलेज से, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद जो है जब उसके बाद देखा, उस समय सिविल सर्विस जो था एक उम्र होती है, उस एक उम्र तक ही आप एक सिविल सर्विस में जा सकते हो, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिटेड होते थे। उसमें सिर्फ 3 होते थे, आजकल तो 6 और शायद 9 या कई अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वो है। तो उस समय आपको अपना जितनी काबिलियत है और जितना आप मेहनत कर सकते हैं वो सिविल सर्विस से ही मालूम पड़ता था। सुभाष चंद्र बोस भी सिविल सर्विस एक ठप्पा जो है उनके ऊपर कि वो सिविल सर्वेंट थे, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत को दर्शाता है। तो सर, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो हंसराज कॉलेज का क्या माहौल था उस टाइम? हंसराज कॉलेज, मैं हंसराज कॉलेज का एलुमनी भी हूँ और हंसराज सम्मान से भी जो प्रेजेंट प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रमा, उन्होंने भी मेरे को सम्मानित किया है। हंसराज कॉलेज उस समय बैचलर्स कॉलेज होता था, उसमें उस समय कोएड नहीं था। कोई दूर दूर तक जिसे कहा जाए जो है वहाँ पे उस समय गर्ल्स लेडीज़ नहीं दिखती थी। हाँ, ज़रूर कुछ सेमिनार्स होते थे या कुछ फंक्शंस होते थे,
उसमें जरूर जो थे उनमें उस समय लेडीज़ के चरण उस कॉलेज में नहीं आते पढ़ते थे। तो आप उसी से समझ लीजिए कि जो उस समय जो चरण लेडीज़ के आते थे तो बड़े आतुरता से जो थे उस समय जो थे हम बैचलर स्टूडेंट उनकी प्रतीक्षा करते थे। करते थे। तो क्या स्टूडेंट लाइफ में कुछ मतलब आपको प्यार वगैरह हुआ? क्योंकि कॉलेज तो आपका तो फिर हंसराज तो उस अब समय कॉलेज ऐसा बैचलर था का तो था। उसमें प्यार किससे करते? उसमें प्यार करने के लिए जो है कोएड में हो तो आदमी कम से कम जो है कोई बगल में बैठा है, कहीं इधर-उधर देखने से या मतलब जिसे कहा जाए हिंदी में मुहावरा नैन मटक्का हो जाता है। लेकिन बड़ी सीधी सिंपल लाइफ हंसराज कॉलेज की रही और फैकल्टी भी सारी जो थी वो जेंट्स ही थे, तो वहाँ पे उसमें कोई ऐसा था नहीं, नहीं अगल-बगल के कॉलेज तो थे ना सर बहुत सारे। और उसके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ज़रा मुश्किल और ज़रा मेहनत वाला जो सब्जेक्ट भी है था। सब्जेक्ट है, तो इसलिए इतना समय नहीं मिला और ना ही उस तरह की प्रवृत्ति थी, तो इसलिए बड़ी सिंपल सीधी-सादी लाइफ रही है। जी। आपने सर एमए फिलॉसफी से किया, तो आपके हिसाब से क्या है फिलॉसफी? जीवन की फिलॉसफी क्या है? एमए फिलॉसफी मैंने इसलिए लिया कि उस समय सिविल सर्विस में 2 ऑप्शन लेने होते थे। अब आजकल एक ही ऑप्शन है, उसके 2 पेपर होते हैं। हुँ, उस समय आपको 2 ऑप्शन लेने होते थे और 2 ऑप्शन के हर एक के 2-2 पेपर होते थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। जी, और फिलॉसफी सिर्फ इसीलिए लिया था, कहा जाता है कि फिलॉसफी अपने आप में बहुत टफ सब्जेक्ट है। जिसने फिलॉसफी समझ ली, चाहे वो ज़िंदगी की जीवन की हो या नौकरी की हो, तो उसको जीवन समझ में आ जाता है। बड़ा मुश्किल था, समझना भी बड़ा एक तरह से बिल्कुल एक नए तरह का रास्ता, जैसे आदमी बीहड़ वन से कहीं जा रहा हो, उस तरह का रास्ता होता था कि दिमागी सोच क्या है, मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, समाज क्या है। सबसे बड़ी फिलॉसफी के अंदर चीज़ है क्यों? क्यों है? ये दोस्ती क्यों? दुश्मनी क्यों? तुम क्यों? ये करना क्यों? इसका भोगना क्यों? क्यों फिलॉसफी जो ऐसे ही समझा देता है, मैं कहता हूँ सच में फिलॉसफी जो है अपने आप में सच में महान है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा भगवान शंकराचार्य जी ने जो कहा है अहम ब्रह्मास्मि, अगर सब यही मान लें कि उन्हीं में वही ब्रह्म है जो असली ब्रह्म है, तो बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाए। ये जी, फिलॉसफी का मूल मंत्र है। मूल मंत्र है। तो जब सिविल सर्विस में सर इसके बाद आपका कॉलेज लाइफ खत्म हुआ, तो किस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ? सिविल सर्विस में उस समय पहला जो था प्रिलिमिनरी शुरू हो गया था। प्रिलिमिनरी पास करना भी आसान नहीं होता था। अब भी पहला नहीं है सर? हाँ, अब भी नहीं है। प्रिलिमिनरी पहले वाले अटेम्प्ट में प्रिलिमिनरी पास हुआ, दूसरे में प्रिलिमिनरी और मेन दोनों पास हुए और तीसरे में प्रिलिमिनरी और मेन और इंटर, 3 ही अटेम्प्ट उस 3 समय मिलते थे, बड़ा अच्छा, मुश्किल होता था। ओके। और सेकंड अटेम्प्ट में भी लिस्ट में बाद में जो नाम, लेकिन उसके बाद हमने कहा थर्ड वाला और संग के संग अगले साल में दे करके फिर हो गया। जी। अच्छा उस टाइम में जब आपको जॉइनिंग लेटर मिला तो मसूरी बुलाया गया पहली बार? हाँ, मसूरी मैंने 29 अगस्त 1983 में जॉइन किया। रात के यहाँ से ट्रेन देहरादून एक्सप्रेस चलती है रात के 10 बजे और सुबह वहाँ से 29 को चले और 30 अगस्त की सुबह वहाँ पे जॉइन किया। तो वहाँ फाउंडेशन कोर्स सबसे पहले वहीं पे होता है। तो फाउंडेशन कोर्स में सभी सर्विस के लोग आते हैं, आईएएस वाले भी आते हैं, आईपीएस वाले, ये फाउंडेशन कोर्स सभी के कॉमन है। जी, इनकम टैक्स भी, रेलवे ट्रैफिक भी, अपना सारे हमारा आते हैं। आईडी, सारी सर्विसेज वाले आते हैं। तो इसमें सर एक भारत भ्रमण का वो होता है, तो क्या उस टाइम भी ये चीज़ें भारत भ्रमण का था? फाउंडेशन कोर्स में जो जाते हैं उसमें जाते हैं एक ट्रैकिंग पे ले जाते हैं। इसमें आपको जैसे हम हर ऐसा नहीं है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स को वो घुमाते हैं? बाद में होता है, वो इन ओके, सर्विस ट्रेनिंग के टाइम पे ओके, होता है। तो उसके अंदर जो होता है एक विलेज विजिट होती है, 15 दिन तक आपको किसी गाँव में रह कर के उस गाँव की समस्या को समझना और जो जितनी आपकी डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं और जो भी स्कीम्स आपकी चल रही हैं और क्या उस समय गाँव की स्थिति है उसके बारे में फिर उसकी एक रिपोर्ट प्रेज़ेंट की जाती है। तो हम जैसे बाराबंकी में गए थे, बाराबंकी के रामनगर गाँव में जो थे उसमें हम रुके थे। और उसके बाद एक अपना ट्रैकिंग का जो होता है जिसके अंदर आपको जो है हम केदारनाथ, बद्रीनाथ जी, गए थे। अलग-अलग ग्रुप अलग-अलग जगह जाते हैं, कई ग्रुप जाते हैं। तो कोई पिंडारी ग्लेशियर गया, कोई अपना यमुनोत्री, गंगोत्री, तो अलग-अलग उस हिसाब से। तो हमारे को उस समय जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ के भगवान का दर्शन करने का दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी सर आपकी? मसूरी के बाद इन सर्विस ट्रेनिंग होती है और इन सर्विस ट्रेनिंग के बाद जो था उस समय का जो
समय था और माहौल था, आ, खालिस्तान मूवमेंट बड़ी पीक पे थी, टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा था। पीक और पे था कि स्टार्ट हो रहा था सर? 1983-84 में जो था, 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जो था, जो उनके साथ एक हादसा हुआ और इसमें वो शहीद हो गई। तो वो, और 1 दिसंबर, मतलब बीच में नवंबर ही निकला है, 1 दिसंबर 1984 को मेरी पहली पोस्टिंग हुई और वो पोस्टिंग मेरी हुई होशियारपुर। वो पोस्टिंग क्या थी, क्योंकि नए नए बिल्कुल प्रोविशन पूरा करके निकले थे, सरकार ने भी ये देखा कि कुछ अगर नई स्कीम को कुछ इम्प्लीमेंट करना है या टेस्ट करना है, एक तरह से टेस्ट बेड था वो जी। कि इसमें जो है, तो हमारे जो बैच के हम जो 12-15 जो अफसर थे, सबको जो है एक इस स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम एक शुरू करनी थी जी। उसके तहत मेरे को पंजाब भेजा गया। पंजाब उस समय टेररिस्ट, बहुत ज़्यादा उसमें टेररिज्म था। और आप सोचेंगे कि सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद आप जो है किसी बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ के साथ और बहुत अच्छे उसमें आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं था। स्कीम ये थी कि जितने भी जो पेंशन जो पहले दी जाती थी डिफेंस पर्सनल को, जो रिटायर होते थे आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से, उनको पेंशन के लिए डीपीडीओ होते थे, डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिसर्स, जिसमें पेंशन कैश बैंक से निकाला जाता था। ओके। वो अपना वहाँ पे उनको अपना जैसे पासबुक होती है, अपनी पेंशन की पासबुक लेके आते थे। उस महीने की पेंशन 567 रुपये है तो 567 रुपये उसको दे दिया। अब मान लो जिसको पेंशन दे रहे हैं 567 रुपये टूटे नहीं हैं, अब मान लो उसके पास जो है, उस समय तो खैर 500 का नोट तो नहीं होता था, लेकिन हाँ 100 रुपये का नोट जरूर होता था। उस समय तो 100 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, क्योंकि हम लोगों ने जो ज्वाइन किया था वो 700 से 1300 के स्केल में ज्वाइन किया था। हमारी जो बेसिक तनख्वाह थी वो 700 रुपये थी। 700 रुपये थी। तो अगर जैसे किसी के अगर टूटे पैसे नहीं है तो कई बार वो बेचारे पेंशनर को पैसे उतने कम मिलते थे या बात के लिए कह देते थे, जैसे कि अब बाद आज, में देंगे। हाँ, कि बाद में क्योंकि छोटे पैसे होते नहीं थे, अब क्योंकि उस समय तो 1 रुपए की भी बहुत 1 रुपए की भी बहुत ज्यादा कीमत बहुत थी। वैल्यू, 1 रुपए की वैल्यू इतनी होती थी कि 25 पैसे में 6 गोलगप्पे मिलते थे। 25 पैसे में 6 गोलगप्पे मिलते थे। अब आजकल जो है आपको जो है इस समय 30 रुपए में 6 गोलगप्पे मिलते हैं। और भी सर महंगे हाँ, हैं वो तो दुकान। कोई बड़ी चीज़ों का कि मैं उदाहरण वो दूं, जो उस समय हम ये देखते थे कि 25 पैसे बच जाते थे, कभी कुछ सामान लाने में पिताजी ने पैसे दिए और बच गए और पिताजी ने वापस नहीं मांगे, तो गोलगप्पे खाने के लिए वो 25 पैसे में मिल जाते 6 गोलगप्पे हो जाते थे। तो सर जब 1984 में ये जो पेंशन स्कीम थी, तब तक तो बैंक इस्टेब्लिश हो गए थे ना? ये पेंशन स्कीम बेसिकली इसलिए थी कि जितने भी जो पेंशनर्स, एक नया मेथड ट्रायल करने का था। पेंशनर्स इकट्ठे होते थे, रिटायर्ड होते थे, और जो उस समय कुछ उग्रवादी मूवमेंट, कईयों के विचार उग्रवादी लोगों से मिलते थे, और वहाँ पे वो डिस्कशन हो जाता था उनका, और वो आगे क्या उन्होंने कुछ योजना बनानी है उसके बारे में वो वहाँ पे मिलकर के बातचीत कर लेते थे। मोबाइल फ़ोन तो नहीं थे, नॉर्मल फ़ोन तो नहीं थे, लेकिन इसको ख़त्म किया जाए, उनका मिलना कैसे रोका जाए। तो ये इसके लिए मेरे को मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई वो डीपीडीओ होशियारपुर में हो गई जी। और डीपीडीओ होशियारपुर के अंदर मेरे को कोई मैंडेट नहीं था कि मैंने क्या करना है। वहाँ पे ऑलरेडी गेस्टेड अफसर 2 थे, लेकिन मेरे को वहाँ पे जाकर के सिर्फ देखना और समझना ही था। लेकिन मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज पूरे देश के अंदर पेंशन का सिस्टम बदला हुआ है। अच्छा, उसी टाइम आपने जो करा था उसी के आधार? मैंने बिना किसी, उस समय कोई गवर्नमेंट की अप्रूवल सिस्टम की नहीं थी, मैंने अपने आप सोचा कि ये मैं देख के 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन देखने के बाद मैंने कहा ये जो आते हैं ऐसे पेंशन देते हैं, करते हैं। तो वहीं पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वहाँ के चीफ मैनेजर थे होशियारपुर के, मिस्टर मल्होत्रा जी। मैंने उनसे कहा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि जो इनको, जो पेंशनर्स के, आप सबके अकाउंट खोल दीजिए, उन अकाउंटों को जो है अगर पेंशन उनके अकाउंट में चली जाए। उन्होंने कहा साहब मैं अकाउंट तो खोल दूंगा, लेकिन पेंशन जैसे ही जाएगी वो सारी पेंशन निकाल लेते हैं मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक को क्या फ़ायदा होगा, बैंक में बर्डन ही बढ़ जाएगा हमारा।
और इतने सारे जो है 5 और 10 रुपए वाले कुछ अकाउंट रह जाएंगे। मैंने कहा वो बात दूसरी है, पहले वाली बात ये देखिए कि आपके पास कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उतने पैसे आया करेंगे। अब सारे का एक सिस्टम बनाया गया, वो सिस्टम कोई भारत से अप्रूव सिस्टम नहीं था जो मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा था। पेंशनर्स के नाम जो थे वो मेरे को मालूम थे, क्योंकि उनकी पेंशन उस ऑफिस से मिलती थी। उनके नाम के सामने पेंशन, कितनी पेंशन, और आगे बैंक का अकाउंट नंबर, उनके शेड्यूल बना लिए। और पेंशनर भी तैयार नहीं थे, अरे साहब हम यहाँ तो हमको सीधा कैश मिल जाता, कहाँ बैंक में जाएंगे, कहाँ बैंक की लाइन में लगेंगे। तो मैं पेंशनर्स को एड्रेस करता था। पेंशनर्स को एड्रेस करने के बाद मैंने उनसे कहा कि अगर ये आप कर लोगे, आप कई बार नहीं आ पाए, कभी बारिश होती है, ठंड होती है, बुखार होता है, आपके अकाउंट में पैसे तो जमा हो जाएंगे। और आप जब आप रिटायर्ड हो, आप ये पेंशन लेके जाते हो, घर में भी तो कहीं रखते हो, चोरी हो जाए, गुम जाए, यहाँ पे तो कम से कम आपके अकाउंट में रहेंगे। वो एक सिस्टम मैंने शुरू किया, और उस समय 30,000 पेंशनर थे होशियारपुर के अंदर। और होशियारपुर के हर जो है, जिसे कहा जाए डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तहसील होती है, टांडा, दसुआ, मुकेरिया, बालाचौर, और सब जगह मैं जाता था। उस समय कैसे जाता था? नॉर्मल बस में, क्योंकि अच्छा, आईएएस होके आप उस टाइम बस में? नॉर्मल बस में अच्छा, टिकट जीप वगैरह नहीं अलाउड थी? कोई जीप नहीं, कोई जीप उस समय तो आप सोचिए टेररिज्म का ये मामला था कि 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था, तो सुबह 9 से 10 बजे निकलते थे, और कोई किसी को मालूम पड़ जाए सरकारी अधिकारी है या सिविल सर्विस से आया है, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता था, किडनैप हो जाओगे या कोई मार भी देगा। ये वाली टेक्निक तो मैं जम्मू कश्मीर गया था तो थोड़ा वहाँ पे है, बट अभी अगर जनरली जो स्टेट नॉर्मल रनिंग में है सर, अगर आप उनमें देखो तो एक डीएम एसपी चलता है, तो एक काफिला टाइप का मिनिस्टर की तरह चलता है, और वो 10 गनर, 10 पुलिस वाले, तो उस टाइम ये चीजें नहीं थी। उस समय बिल्कुल इनकॉग्निटो, बिल्कुल कहीं किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। बस में टिकट लेते थे, पंजाब रोड की बस होती थी, कहीं कहीं हरियाणा की भी होती थी, और वहाँ से वो तो बिल्कुल पास में था अपना जो डिस्ट्रिक्ट, और मुकेरिया, वहाँ पे टांडा, दसुआ, और आप बिलीव करेंगे वो सब गढ़ थे, टेररिज्म के गढ़ थे, भयंकर। वहाँ पे मास किलिंग हो चुकी थी, और मेरे को पेंशनर्स को एड्रेस करना पड़ता था। और जब पेंशनर को एड्रेस करना पड़ता था, कई उग्रवादियों के मन में ये भी आता था, ये जो चीज़ बता रहे हैं कि हमको तोड़ना चाहते हैं, ये सरकार के नुमाइंदे हैं, ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। और इसका सबसे भयंकर जो मामला था, मैंने टांडा में खालिस्तान मूवमेंट शुरू करी जगजीत सिंह चौहान ने, और टांडा में एक फाउंडर मेंबर टाइप का ही था, फाउंडर मेंबर है जिसने खालिस्तान मूवमेंट को स्टार्ट करा, टुंडा बल्कि उसको बोलते हैं। तो वहाँ पे नेचुरोपैथी का बोर्ड लगा हुआ, इसकी जो मदर थी वो जिंदा थी, उनको फैमिली पेंशन मिलती थी, क्योंकि जगजीत सिंह चौहान के जो फादर थे वो शायद ब्रिटिश आर्मी में रहे थे, और उसकी मदर को अब वो जिंदा थी, वो मिलता था। तो उसके घर पे ही जो है, काफ़ी बड़ा घर के पास ग्राउंड में जो है, काफ़ी बड़ा लोगों को एड्रेस किया। और उसके बाद मेरे को लोगों ने बताया कि वो कह रहे थे कि ये तो जो है, ये हम लोगों को अलग करना चाहता है, इसी को उठा लो। तो बाद में ये मेरे अच्छा, आपने जगजीत सिंह चौहान के घर पे हाँ, मतलब उसके घर के साथ जो ग्राउंड था उस पर मैंने एड्रेस किया। तो ये उस समय मौजूद था, ये खालिस्तानी मूवमेंट का जो जगजीत सिंह चौहान? वो तो खैर कनाडा में या कहीं बाहर था। ये तो मेरे पास जो आते थे वो सारे पेंशनर आते थे, 400 पेंशनर हैं, इतने लंबे चौड़े। कैसे उनको पेंशन, कैसे सर? पेंशन जब आती थी तो वो तो कैश आती थी? पेंशन जो आती थी कैश, वो बक्सों में आती थी, लोहे के बक्सों में आती थी, लोहे के बक्से आते थे, उसके अंदर उस लोहे के बक्से जो लेने वो अकाउंट अफसर जाते थे, उनके संग जरूर गार्ड और पुलिस होते थे, नहीं तो बक्से। लेकिन मैं जो आता जाता था, मैं बस में ऐसे ही आता जाता था। और ऐसे ही नहीं, मैं रहता भी सैनिक रेस्ट हाउस में था। सैनिक रेस्ट हाउस का मतलब होता है वो जैसे नॉर्मली जो रेस्ट हाउस होता है उसके ऊपर कमरे बने होते हैं, तो एक कमरा और एक बाथरूम, और उस कमरे के अंदर एक बेड होता था, खाने का नहीं होता था। और जब 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था तो ये बड़ा ध्यान रखना होता था कि खाना मिल जाए। कई बार बिना खाना खाए भी रहना पड़ता था। जी। इसके बाद सर आपकी फिर पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में हुई वहां से? ये पहले मैं बता दूं कि ये जो पेंशन का जो सिस्टम बनाया था, ये सिस्टम ना तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उस समय अप्रूव था, और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव था।
लेकिन क्योंकि नए सिस्टम के लिए नई पोस्ट क्रिएट होती है, नए सिस्टम की अप्रूवल होती है। ये मेरा होशियारपुर का जो ये एक तरह से टेस्ट बेड था, ये बहुत सक्सेसफुल हुआ इसी के बेसिस पे जो था। और पहले जो थी, जो पेंशन जो थी वो पोस्ट ऑफिस भी देते थे। पोस्ट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आते, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। और पोस्ट ऑफिस के द्वारा पेंशन देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुछ परसेंटेज देना पड़ता था। उसके बाद ये पेंशन का सारा काम वहाँ से जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ले लिया, और ये डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिसर आज भी हैं। और उसके बाद प्रिंसिपल कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स, पीसीडीए पेंशन, ये जो ऑफिस है ये क्रिएट हुआ। और आज पूरे हिंदुस्तान में पूरी फौज को जो पेंशन मिलती है वो इसी सिस्टम से मिलती है, इसी तरीके से मिलती है। उनके पास बैंक में अकाउंट में पैसा चला जाता है। ये शुरुआत वहाँ की है जो आज इस सिस्टम को फॉलो अप हो पा रहा है। तो सर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में भी आप रहे, तो उसके क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे? मैं डेपुटेशन पे जो है 94 में एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर टेक्सटाइल्स में था, उद्योग भवन में, जो कि हैंडलूम्स को मैं देखता था। एक्चुअल में एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा भारत में एम्प्लॉयमेंट देता है, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद हैंडलूम है। हैंडलूम जो है आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे घर घर में हैंडलूम है। और हैंडलूम जो है वो एक आपकी जो इनकम है उसको एडिशन उसमें करता है। आप खाली समय में 24 घंटे में आपको खेत में जाकर के तो खुरपानी लगाना होता है, तो आप घर में कपड़ा बुन सकते हैं, आप देखेंगे। और लेकिन सर अभी तो हैंडलूम धीरे धीरे लैप्स हो रहे हैं। जैसे मैं अपने गांव की तरफ देखता हूं तो पहले बहुत सारे हैंडलूम्स अभी सारे बंद हो रहे हैं। हैंडलूम के अंदर बहुत मेहनत लगती है, हैंडलूम के अंदर ताना बाना, वैसे ये हमारी विरासत है। और जब हैंडलूम जब उस तरह से बुना जाता है तो उसके अंदर, उस कपड़े के अंदर जितना महीन धागा होगा, जितने ऊंचे 120 काउंट का होगा या और भी ज़्यादा 140 काउंट का धागा होगा, तो उतना ही उसको प्यार से बुनना जरूरी होता है। इसलिए आप पुरानी जो कहते थे कि साड़ी वो अंगूठी से निकल जाती थी, उसकी मखमली साड़ी, तो इसलिए क्योंकि वो बड़े अच्छे काउंट की होती थी। अगर लेडीज़ सलवार कमीज और साड़ियों के अंदर आप देखिए इक्कत है, आपका जामदानी है, बंगाल की साड़ियाँ देखिए, फिर आप अपना इधर की उत्तर प्रदेश की देखिए, आप अपना इसकी महेश्वरी और उसकी मध्य प्रदेश की देखें, और तंचोई महाराष्ट्र की देखें। साड़ी के पहनने में अगर लेडीज़ गर्व करने लगे तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े तबके को जो है, हैंडलूम वीवर्स को जो है, उनकी इनकम में इजाफा हो जाएगा। और लेडीज़ साड़ी पहन करके जितनी सुंदर और अच्छी लगती है, और मैं कहता हूँ फिल्मों में आजकल बहुत सारे डांस साड़ी पहन के आने लगे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बल्कि मैं तो सभ्यता और संस्कृति भी है कहीं ना कहीं। और मैं तो ज़रूर ये चाहूँगा कि जीन्स और शर्ट के बजाय जितना साड़ी और सलवार कमीज पहनेंगे उतना ही हमारे हैंडलूम वीवर्स को जो है फायदा होगा। फिर आप सर, आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक लंबा समय दिया, और उसमें आपने एक एंटोनी साहब के टाइम में काम करा। 2000 कब से सर? मैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में बाद 14 तक तो वो रहे वहाँ पे। मैं असल में उसके बाद मैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन देखता था 2001 से 2003 तक। मैं डीटीसी का चीफ जनरल मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशन और फाइनेंशियल एडवाइजर था। और इसमें क्या डीटीसी को सीएनजी में जो कन्वर्ट करा, जो आज सीएनजी चल रही है? सबसे पहले आज आप जो आउटर रिंग रोड की मुद्रिका देखते हैं वो मैंने शुरू करवाई थी जी। पहले मुद्रिका होती थी, मुद्रिका का रूट तो खैर इंटरनल जो ये वाला है, लेकिन दिल्ली के बाहर सारे बाहरी इलाके जो थे वो उससे जुड़े हुए नहीं थे। जो ये आउटर रिंग रोड मुद्रिका है, ये 1 घंटा और ये 104 मिनट लेती है, मतलब करीब 2 घंटे के आसपास का इसका पूरा रूट है। और इसके अंदर आप उसे समझ सकते हैं कि जितनी बाहरी दिल्ली है वो सारी इससे लिंक हो गई है। ये उस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रिंग रोड से पूरी दिल्ली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ पूरी पैक्ड है, चलती है। और मैंने जब डीटीसी उस समय जो किया था, उस समय बहुत बुरी हालत थी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की, क्योंकि उस समय ये आ गया था कि डीजल की बसें हटाई जाए,
इसकी फ्लीट 10,000 की होती थी, जो कि सिर्फ 2,500 की रह गई थी। और इसकी स्ट्रेंथ 35,000 इसके अंदर वर्कर थे जी। और जिसमें से कंडक्टर सारे के सारे बेचारे जो थे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरे पीरियड के अंदर डीटीसी फिर से प्रॉफिट में आई, सबको तनख्वाह मिली। पुराने जितने भी, मैंने किसी को नौकरी से नहीं निकाला, सबसे बड़ा पुण्य का काम किसी को नौकरी देना है, तो मैंने सबको वापस ले लिया। एक एक बस के अंदर मैंने कहा बजाय कि डीटीसी में बस में कंडक्टर एक कुर्सी बैठा रहे, एक पीछे बैठे, एक आगे बैठे और एक बीच में चल करके लोगों को टिकट दे। तो उस समय सीएनजी भी नहीं थी, सीएनजी भी आ रही थी, टेक्नोलॉजी भी जो थी उसके अंदर धीरे धीरे एक्सप्लोर हो रही थी पूरी उस समय, क्योंकि एक बस में आग लगी, दूसरे में आग लगी, तीसरी में आग लगी, तो टेक्नोलॉजी भी जो थी उस समय इवॉल्विंग थी। एक तरह से कई वर्ल्ड में बिगेस्ट फ्लीट तो हमारी ही बनी थी। हाँ, वर्ल्ड सीएनजी की वर्ल्ड तो एनवायरमेंट फ्रेंडली तो दिल्ली ही बनी थी। और मैंने बस को एक फाइनेंशियल यूनिट बना दिया था और मेरी हर बस कमा के ला रही थी, लॉस मेकिंग नहीं थी। लेकिन उस 2,500 बसों से मैंने 35,000 लोगों का जो है पालन पोषण कर पाया। जी। तो सर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे आते हैं। आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं डीटीसी के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा। डीटीसी में जब बसों में आग लगी, एक बस में लगी, 2 में लगी, उसके बाद PIL फाइल हो गई। ये हो गया कि ये दीज आर द बॉम्ब्स ऑन द रोड, क्योंकि इसके अंदर इतने बड़े सिलेंडर लगते हैं गैस के और सीएनजी गैस के, वो फटेंगे तो एक तरह से पूरे में विस्फोट टाइप का मेहम हो जाएगा, कितने हजारों लोग मर जाएंगे। तो 2 कमेटी बनाई गई, हाई पावर्ड कमेटी ऑन बस बॉडी, हाई पावर्ड कमेटी ऑन बस चेसिस। तो बस चेसिस जो थे उस समय जो थे वो बनाते थे अशोक लेलैंड और टाटा, और दूसरी, मैं उन दोनों कमेटी का चेयरमैन था, और दूसरी कमेटी थी बस बॉडीज़ के ऊपर, क्योंकि उसके नीचे जब सिलेंडर लगते थे, एक सिलेंडर जो था उसके अंदर 15 किलो गैस होती थी और 10 किलो उसका वेट होता था, तो 25 किलो का। तो अगर 10 सिलेंडर लगते थे तो 250 किलो का डेड वेट होता था, जिसको कि टायर नहीं ले पा रहे थे, और मई जून में टायर बस्ट हो रहे थे। टायर फट रहे थे, और क्योंकि सड़क इतनी गर्म होती थी, ऊपर से ये सब इतना। अब उसके बाद जो था, हमारी रिपोर्ट भी जो थी वो जब हुआ कोर्ट में फाइल की गई, और उसके अंदर कहा गया कि साहब ऐसा, जो बस मैन्युफैक्चरर्स ने कहा कि साहब ये तो मैकेनिक रिपोर्ट हैं जी, हम तो बस मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन कोर्ट ने दिया कि साहब अगर आप रिपोर्ट को मत मानो, आप अपने हिसाब से चलो, लेकिन अगर किसी और बसों में आग लगती है और लोग मर जाते हैं तो आप उसके जिम्मेदार होंगे। हमारी रिपोर्ट के बेसिस पे ये टेक्नोलॉजी जो है उसको इम्प्रूव की गई, क्योंकि इसके अंदर 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसमें गैस बर्न होती है, और उसके बाद आज तक किसी बस में, सीएनजी की बस में आग नहीं लगी। ओके। ये करंट बस भी उसी टेक्नोलॉजी का फर्दर इम्प्रूवमेंट है। ओके। तो सर मैं कह रहा था कि अभी जैसे आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करा, एक एंटोनी साहब के सामने काम करा, मनोहर पर्रिकर जी और निर्मला सीतारमण जी के साथ काम करा, किसका कार्यकाल आपको लगा कि आपने सबसे बेहतर तरीके से काम करने की आपको आज़ादी मिली? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि सबसे ज़्यादा एक तो खर्चा, डिफेंस इसका खुद का बजट अपने आप में जो होता है, अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट 4-5 लाख करोड़ होता है। इसके अंदर बहुत सारे, इसके पेंशन के अलावा रेवेन्यू भी होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। बड़े बड़े देश जो है वो डिफेंस पे ही चल रहे हैं। आप यूएसए की इकॉनमी देखिए, आप रशिया की इकॉनमी देखिए, वो बनाते ही नहीं है, वो बेचते भी, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हिंदुस्तान अब बहुत बाद में एंट्री किया, लेकिन बहुत। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो डिफेंस के अंदर जो है, मंत्री को जो हो फार साइटेडनेस होनी होती है। मैं एक बात बताऊंगा, 1965 की लड़ाई का ध्यान रखिए। 1965 की लड़ाई में हमारे पास AMX 13 टैंक थे, फ्रांस के बनाए हुए, और जैसे ही 65 की लड़ाई शुरू हुई, फ्रांस ने ये कह दिया कि साहब हम आपको इसके लिए गोला नहीं देंगे, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई है, और फ्रांस पीस लिविंग कंट्री है, इसलिए हम जो है लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहते। लड़ाई को बढ़ाना नहीं, आप ये देखिए लड़ाई हो रही है किसी देश के लिए, वो लड़ाई बढ़ाए या ना बढ़ाए, उसका टैंक खाली पड़े हैं। उस समय मेजर जनरल रुद्रा को भेजा गया, उसने जाकर के डिफेंस मिनिस्टर से मिले वहाँ के फ्रांस के, और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने आपके
आपके लिए आपकी सड़कों पे अपना खून बहाया है। आज हमको जरूरत है तो आप हमारे को गोला तक नहीं गोला देंगे। तक नहीं देंगे। और आप उसके बाद फ्रांस ने प्लेन लोड गोला भेज दिया, लेकिन आप सोचिए कितना भी गोला ऐसे हाँ, भेजोगे तो मतलब आप गिन गिन के possible। गोले चलाओगे कि ये गोला ठीक लगेगा कि ये नहीं लगेगा। लेकिन बाहर पे डिपेंडेंट होना, ये मैं कहूँगा एक सबसे बड़ा, जिसे कहा जाता है कि एक तरह से दुष्कर्म ही है। हमको हमारे अपने आप में सक्षम होना चाहिए, अपने शस्त्र और अस्त्र होने चाहिए। इसीलिए मैं डिफेंस के अंदर मैं जो था, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल, जिसके बेसिस पे सारा के सारा ये डिफेंस का परचेजिंग प्रोक्योरमेंट होता है, 2014 का मैं उसमें मेंबर था। और इस बात को किया गया कि हम प्रोक्योरमेंट सबसे पहले अपने देश में करें, देश में ही जो है नए नए चीज़ों का इनोवेशन करें, अपने पब्लिक सेक्टरों को मजबूत करें, मेक इन इंडिया, बाय इन इंडिया। विदेशों का उसके बाद बिल्कुल जो है थोड़ा जो ग्राफ डाउन एम्फसिस था वो कम आ गया। कम हुआ। तो आपने सर जैसे कांग्रेस के टाइम में काम करा पूरा जीवन ऑलमोस्ट, और फिर बाद में आपने बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में नहीं भी मैं काम जब करा। एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर था तब उस समय भी जो थे अच्छा, वो अटल। काशीराम राणा जी उस अच्छा, समय उस थे। टाइम भी। वो तो आपने दोनों देखिए गवर्नमेंट के टाइम में काम करा, तो आपको किस में लगता है कि ज्यादा फ्री हैंड्स था ब्यूरोक्रेट्स के पास? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सोच के अफसर हैं। इंजन जो होता है हमारे देश के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो देश चलाने का काम ब्यूरोक्रेसी का नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को इस मानना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ। हम सेवक हैं, हम सिविल सर्वेंट हैं, हम सिविल सर्विस ऑफिसर अपने आप को कह देते हैं, लेकिन मेन मूलभूत हमारा काम देश के लिए सेवा करना है। बहुत सर सारे सेवा ही अगर करना है तो इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है सिविल सर्विस में आते हैं, देन दे वांट्स टू बिकम ए पॉलिटिशियन, और वो फिर एमपी एमएलए का टिकट मांगते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि सेवा वो तो कर ही रहे हैं यहाँ पे भी। वो उनकी महत्वाकांक्षा होती है, वो उनके अंदर एक सोच ऐसी होती है कि उसके अंदर वो सर्व करने के लिए नहीं आते हैं, वो रूल करने के लिए आते हैं। जब हम अपने आप देखो ना, दिल्ली को किससे दिखाते हैं? दिल्ली को जैसे अगर पुराने पहले न्यूज़ आती थी तो जब बॉम्बे के लिए जब दिखाया जाता तो गेटवे, उसका गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया जाता था। दिल्ली में लाल किला या इंडिया गेट नहीं दिखाते थे, कुतुब मीनार दिखाते थे। कुतुब मीनार किसने बनाई? गुलामों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब गुलाम बादशाह बन जाते हैं तो वो दिल्ली हो जाती है। जब अफसर लोग बादशाह बन जाते हैं और बादशाह की तरह काम करने लगते हैं, तो मैं तो बहुत जगह ये कहता हूँ, इस देश की प्रगति में पॉलिटिशियंस का रोल बाधा के रूप में इतना नहीं है जितना बहुत सारी जगह हम ब्यूरोक्रेट्स का रोल देश की प्रगति को धीरे करने का। हम रूल्स रेगुलेशन को नहीं पढ़। अब मैंने भी तो वहाँ पे पेंशन का सिस्टम शुरू किया, उस समय कौन सा रूल्स रेगुलेशन था? एक रिस्क लिया, लोगों ने देखा, समझा, अच्छा किया। जैसे मैं एडिशनल डेवलपमेंट में टेक्सटाइल था, उस समय भी निफ्ट खोलने के लिए जो था एक ही निफ्ट होता था। मेरे टाइम पे मैंने ही उसके लिए जो है वो दिए, अपना स्टाफ दिया। मेरे वीवर सर्विस सेंटर मेरे अंडर थे, तो 6 निफ्ट मेरे टाइम पे जिसके अंदर मैंने स्टाफ दिया, कलकत्ता का, भुवनेश्वर का, हैदराबाद का, और चेन्नई का, बॉम्बे और अहमदाबाद का। मैंने अपने स्टाफ कम करके वहाँ के लिए स्टाफ प्रोवाइड किया। तो सर आपको लगता है कि देश ब्यूरोक्रेसी चला रही है या इसमें पॉलिटिशियंस चला रहे हैं? क्योंकि देश के मेजर में तो यही है। अगर ब्यूरोक्रेसी देश चलाएगी तो दुर्भाग्य है। तो आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से जो भी चीजें, कोई, हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी का अपना एक सिद्धांत होता है कि साहब मैं आऊँगा तो मैं ये करके दिखाऊँगा, और उसी के बेसिस पे वो वोट माँगता है। जब उसके बेसिस पे वो वोट माँगता है तो उसके बाद आकर के वो अपने उसी हिसाब से पॉलिसीज़ को चेंज भी करता है। ब्यूरोक्रेट्स का काम उनके हिसाब से फिर पॉलिसी को बनाना है। ब्यूरोक्रेट्स को निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कि मैं उस गवर्नमेंट के अंदर मैंने काम किया तो मैं इसके अंदर काम नहीं करूँगा, तो साहब आप नौकरी छोड़ दीजिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का तो सर पॉलिटिकल पार्टियों का जैसे शासन आता है तो उसकी तरफ तो एक तरह से इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल तो झुकाव वो रिफ्लेक्ट करते ही रहते हैं। और बहुत सारे भी जैसे आप देख रहे हो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो डायरेक्टली दिखाते हैं कि दे आर सपोर्टिंग दैट पार्टी। ऐसा भी है। तो फिर देखिए ये इसके अंदर हर व्यक्ति की एक अपने तरह की सोच होती है, अपने तरह का काम करने का। जैसे लास्ट टाइम सर अगर मेरे को एक घटना याद आ गई, बिहार के डीजीपी थे पांडे जी, बाद में उन्होंने फिर ज्वाइन कर लिया, अध्यात्म का मार्ग ज्वाइन कर लिया, बट रिजाइन दे दिया था डीजीपी के पोस्ट से
कि वो टिकट मांग रहे थे और बाद में टिकट भी नहीं मिला। आप इसी से समझ लीजिए, उन्होंने डीजीपी की पोस्ट से रिजाइन करके टिकट मांगा, टिकट मिला या नहीं मिला, लड़े या ना लड़े, बाद में अध्यात्म की तरफ जाना पड़ा ना, हाँ, क्योंकि अभी ज्ञान की जो थी कहीं जरूरत और थी, तो उनको उस मार्ग पे जाना पड़ा। ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो नहीं आना चाहिए। आप शुरू से लड़ो ना, किसने मना किया आपको? आप शुरू से ब्यूरोक्रेसी, अगर जिस दिन ब्यूरोक्रेट्स ये सोचने लगे कि उनका सबसे बड़ा धर्म सेवा का, वो सेवा का है जो भगवान ने उनके हाथ में कलम और कागज दे रखा है, उससे लिखें। ये बाहर लाल बल्ब और हरे बल्ब ना लगा के बैठे, मैंने तो जिंदगी वो में तो कभी नहीं लगाया। उसी पे तो सर वो रील बना रहे हैं दिन भर, जो नीला बल्ब और लाल बल्ब आप बता रहे हो। अभी तो इसको वीआईपी कल्चर को प्राइम मिनिस्टर साहब ने खत्म कर दिया। नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि सर गाड़ियों की, मतलब गाड़ियों के ऊपर बल्ब लगा हुआ है और अफसर उसके अंदर बैठा है, उसकी शक्ल थोड़ा दिख रही है, लेकिन उसको इसी बात की खुशी है कि मेरी गाड़ी के ऊपर का बल्ब जल रहा है। लेकिन अभी भी सर ऑलमोस्ट जैसे पुलिस वाले हैं तो वो 2 कलर वाला यूज कर लेते हैं ऑलमोस्ट, या जो थाने वाली है तो वो गाड़ी चलती है तो अभी तो वीआईपी मूवमेंट रिफ्लेक्ट तो हो ही जाते हैं। ये सद्बुद्धि कभी किसी पुलिस कमिश्नर को आएगी तो वो ये इतना जरूर कर देगा, बत्ती उनकी इसलिए लगी रहे क्योंकि कभी कभी उनके लिए जो उनको जो ड्यूटीज करनी पड़ती हैं लॉ एंड ऑर्डर वाली, एनफोर्समेंट, उसमें रिफ्लेक्ट करने होते हैं, वहां पे तो जलाएं। लेकिन जब अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो उस समय ना जलाएं। आप देखेंगे बहुत सारे मार्केटों के अंदर जो है सरकारी गाड़ी खड़ी होती है। सायरन और वो सायरन बजती वो ही रहती है। नहीं, सरकारी अफसर भी अपने मिसेज को और बच्चों को सरकारी गाड़ियों में भेजते, क्यों? तो आप वहीं पे उनकी इंटीग्रिटी देख लिया कीजिए ना, जिसकी सरकारी गाड़ी अगर मार्केट में खड़ी है तो क्या ये सरकारी गाड़ी तो उनको सिर्फ ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ले जाने के लिए है, ना कि जो है बाजार में सब्जी भाजी और ये सब खरीदने के लिए। अब गार्ड्स भी जो होते हैं सर, वो या सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो भी तो उनकी सब्जी वगैरह लाते हैं, ये जनरली ऐसा ही है। ये एक प्रथा जो अंग्रेजों की चली हुई है, अभी भी बहुत जगह जो है, मतलब ये जो गार्ड्स दिए गए हैं, उस वाले मामले में आप देखिए, फौज में जब जनरल साहब रिटायर हो जाते हैं तो उसके पास उनका कोई फौज का जवान नहीं रहता है। पुलिस में 20 साल पुराना भी जो एक डीजीपी रिटायर्ड होगा, उसके घर में अभी भी जो है एक पुलिस का जवान काम कर रहा होगा। तो ये अंग्रेजों का कहीं रेलवेज के अंदर भी अभी भी ये पद्धति है। लेकिन ये एक मानसिकता गलत है। ये रिटायर होने के बाद आदमी को एक नॉर्मल सिटीजन की तरह आ जाना चाहिए और देखना और समझना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए, ना कि जो उसके दिमाग में कुछ वो ऐसा होता है कि वो जैसे लोहा होता है, उस पर आप मैग्नेट को थोड़ी देर घिसेंगे तो कुछ देर के लिए ना वो जो लोहा वो भी मैग्नेट का काम करने लगता है। तो 25-30 साल तक जब अफसर जो है वो देखने के बाद कुछ देर और वो जो है वो मैग्नेट की तरह बन जाता है और उस तरह से उसकी पद्धति। सर ऐसे भी कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में जब तक वो पोजीशन पे रहते हैं वो अपने एक तरह से रिश्तेदारों तक को नहीं पहचानते हैं। तो ये इसका क्या ग्लैमर है सर? देखिए, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। जब आदमी जो होता है उसके अंदर गरूर आ जाता है, तो आपने तो कई जगह देखा होगा, लोग नाम छोटा लिखते हैं, पोजीशन ज्यादा बड़ी लिखते हैं, डीएम, जिलाधिकारी, मतलब अब मैं जैसे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईडीएस हो, कोई भी हो, अपना नाम पोजीशन मालूम पड़नी चाहिए। मेरे विचार एक बड़े वैसे दूसरे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे 1947 के बाद ये सिविल सर्विस को चेंज कर देना चाहिए था, मतलब एक तरह से इसका रूप दूसरा होना चाहिए था। ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई है। एक डीएम होता था पूरे स्टेट के अंदर, क्योंकि हम लोग उसमें काले लोग माने जाते थे, उस पर रूल करता था। एक को आप हिंदुस्तानी को बना दीजिए। मैं तो कहता हूँ डीएम को ये आज 8-10 साल 12 साल के 8 से 10 साल का ही होता है लड़का, जो होता है अफसर जो होता है वो अपना डीएम होता है। ना उसको स्टेट की ना भारत सरकार की पॉलिसीज मालूम, ना डेवलपमेंटल पॉलिसीज मालूम, किस तरह से सिस्टम चल रहा है वो नहीं मालूम। डीएम होने चाहिए 40 साल, 45 साल, 50 साल वाले, जिससे कि डीएम उनका रैंक उनका ऊंचा वाला होना चाहिए, जिससे कि जब भी देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। देश का डेवलपमेंट हमारी पॉलिसीज के गलत इंप्लीमेंटेशन। मैं जब अर्बन डेवलपमेंट में था, मैंने वहाँ पे देखा, मैं एक्सीलरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम देखता था। इतने सारे सैंक्शन कर रखे थे, उसमें से 20% ही ऑपरेशनल थे। जब मैंने वहाँ पे जाके देखा कि किस लिए ऑपरेशनल नहीं है, तो ये देखा 80% इसलिए ऑपरेशनल नहीं है, किसी का बिजली का कनेक्शन नहीं है, किसी की मोटर नहीं चल रही है, किसी का ये नहीं चल रहा है। किया 6 महीने के अंदर ही सारे के सारे जितने भी जो वो थे वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो गए। ओके, अभी जैसे सर ब्यूरोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि हमारी गर्ल्स जो है टॉप कर रही हैं, हर बार रैंक्स ला रही हैं,
लेकिन क्या जब आप 1983 में आप थे तो उस समय क्या पोजीशंस थी नहीं, गर्ल्स मेरे की? यहाँ भी हमारे बैच में भी जो नंबर 2 पे जो थी, नहीं, क्या रेशियो भी क्या था? अच्छा। हाँ, रेशियो अच्छा था। देखिए, लड़की जो होती है, मतलब गर्ल्स, लेडीज़ मेहनती होती हैं, आदमी से ज़्यादा मेहनती होती हैं, डेडिकेटेड ज़्यादा होती हैं, घर भी वही बनाती हैं, घर भी वही चलाती हैं। आप ये देखिए ना, हर मनुष्य जो इस पृथ्वीलोक में है, सब मानव जो आए हैं माँ के पेट से ही तो आए हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण को भी माँ के पेट से ही आना पड़ा। बिल्कुल। तो उनमें डेडिकेशन ज़्यादा होता है, गर्ल्स में ज़्यादा होता है। गर्ल्स के अंदर जो है समझ भी ज़्यादा होती है। आदमी अपने आप को समझदार समझ ले, लेकिन उसके दिमाग और उसका हृदय तो एक माँ के पेट से ही तो आ रहा है। उस माँ की आत्मा से तो वो आत्मा निकल के आ रही है। तो इसलिए जो नारी शक्ति है, उसकी तो आप मनुष्य, मतलब एक मेल होकर के उसकी क्षमता का आप आभास नहीं लगा आभास नहीं। सकते। इस पे मुझे सर एक लाइन याद आ गया कि एक हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, उनका व्याख्यान मैं सुन रहा था, प्रोफेसर रामनाथ झा। तो उन्होंने बोला कि ये जो सृष्टि है वो एक मटर के दाने की तरह है, और मटर का दाना जब 2 पार्ट्स में होता है तो उसमें अंकुरण का पार्ट एक पार्ट में होता है, वो फीमेल होती है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो मेल होता है। तो दोनों के मर्ज होने से ही मटर का एग्जिस्टेंस आता है, और वैसे ही पूरा कॉस्मॉस चलता रहता है। और वो उसमें एक पार्ट जो फीमेल का है वो भी 51%, अगर हम कह सकते हैं कि वो 51 है, एंड मेन आर 49%। तो वो ऐसे बताते हैं कि उससे पूरी सृष्टि या कॉस्मॉस चलता है। आप देखिए ना, फिलॉसफी में पुरुष और प्रकृति, पुरुष। जो आपका सांख्य सिस्टम है, उस सब में अगर आप देखेंगे, बल्कि पुरुष का रोल, आप पैदा होने के बाद तो आप देखिए ना, अगर माँ नहीं होगी तो बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? दूध कौन? और बिल्कुल। धर्म को आप देखिए, आप बच्चे को ला करके आप चाहे मंदिर में रख दीजिए, चाहे चर्च में रख दीजिए, चाहे आप मस्जिद में रख दीजिए, अगर बच्चे को दूध नहीं मिला तो चींटियाँ और चूहे उसका मांस खा खा के उसको मार देंगे। तो साक्षात रूप में अगर भगवान का कोई रूप है तो वो माँ बाप है, माँ-बाप। जो उस बच्चे को पालते हैं और बड़ा करते हैं। और कितना दुख होता है जब आप देखते हैं कि वही बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं और माँ बाप को ये कहते हैं कि साहब आप ओल्ड एज होम में चले जाइए। ये तो सर एक कल्चर सा बन गया है। आप देखो दिल्ली में ही कितने ओल्ड होम खुले हैं, और ये बहुत सारे एनजीओ इसमें मर्ज होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा। हमारी संस्कृति है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाद में वो उनको भी भुगतना पड़ता है, भुगतना उनकी पड़ता संतान भी उनके साथ ऐसा ही करती है। जी। लेकिन माँ बाप अगर साक्षात भगवान है तो वो माँ बाप है। एक अभी किसी फंक्शन में मैं कह रहा था कि भगवान ने आदमी को बनाया, ऐसा हम कहते हैं। आप अभी मूर्ति बना दीजिए, आपने भगवान बना दिया। आप चित्र बना दीजिए भगवान का, आपने भगवान आपने बना दिया। बना दिया। तो भगवान को तो हम बनाते हम हैं। बनाते हैं। हम किसको मानते हैं मैटर ये करता है, ना कि हम किसी चीज को कितना एक तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। अपने माँ बाप के सुबह चरण छू लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। ये सबसे बड़ा, जिसे कहा जाए, एक भगवान की कृपा उनके द्वारा ज़्यादा अच्छी आएगी, और उनकी भी कृपा संग में आएगी, तो वो 1 और 1 11 हो जाएगी। बिल्कुल। सर, आप एक व्याख्यान में एक बार आपने कहा था कि गवर्नेंस जो होना चाहिए वो जनता का होना चाहिए, बट सरकार का नहीं। लेकिन आपको लगता है कि जो गवर्नेंस है वो जनता का है? गवर्नेंस जनता का अगर आप देखेंगे तो सारी स्कीम्स, पॉलिसीज़ सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा है, अफ़सरों के द्वारा है। अब वो अफ़सर जब जिस कुर्सी पे बैठ जाता है, अभी भी जो सरकारी नौकरी का क्यों इतना क्रेज़ है? जिस दिन सरकारी नौकरी का क्रेज़ हट जाएगा, उस दिन समझेंगे ये देश डेवलप हो गया। उस दिन जितनी बैकवर्ड आप देखेंगे स्टेट है, वहाँ पे उतने लोग सरकार की नौकरी में, चाहे यूपीएससी में जाए, तो स्टेट सिविल सर्विस में जाए। और जितनी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट से कोई नहीं मानता। वो संग में बैठा हुआ मालूम पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर या मंत्री और सेक्रेटरी जो है संग बैठे हुए चाय पी रहे हैं। यहाँ पे तो जो है वो तो उसके बारे में अतिशयोक्ति ही हो जाएगी अगर कहेगी कि साहब वो भी जो है अपना उसके संग बैठ कर के चाय पी लें या उसमें घुस जाएँ। अगर हर चीज़ ब्यूरोक्रेट क्वेश्चनेबल हो जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हुआ, बीच में अदालतें भी लगनी शुरू हुई। लेकिन आप सोचिए, ब्यूरोक्रेट से मिलने के लिए तो भवनों में घुसना ही कितना मुश्किल है। आप पत्राचार ही तो कर सकते हैं। डिजिटल के अंदर भी अगर आप कुछ उसको भेजते हैं, कौन सा ब्यूरोक्रेट ने देखा किसी ने इनकम टैक्स के अंदर फेसलेस असेसमेंट लाए, क्यों ला रहे हैं? अब शायद अखबारों में जो मीडिया में आ रहा है कि कस्टम के अंदर भी उस तरह का सिस्टम ला रहे हैं
ब्यूरोक्रेट्स की जब तक इम्पोर्टेंस रहेगी, आप फिर वही वाली बात है, गुलाम बादशाह वाली बात होगी। ब्यूरोक्रेट्स की इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए, इम्पोर्टेंस होनी चाहिए प्रजा की, जनता की। लेकिन है नहीं सर, क्योंकि प्रजा तो अभी भी हाथ जोड़े खड़ी रहती है। बहुत सारे वीडियो क्लिप वायरल होते हैं, बट कुछ अच्छे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसको बहुत सेंसिटिविटी से लेते हैं और चीजों को बहुत गंभीरता अब से उसको लेते हैं। अगर नॉर्मल इकोनॉमिक्स टर्म में देखा जाए, सप्लाई और डिमांड, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है जनता की, और डिमांड जो है ब्यूरोक्रेट्स की सप्लाई कम है। अप्लाई फिर इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स की डिमांड ज़्यादा है जी। और ब्यूरोक्रेट्स जो है अपना तो। लेकिन जितना सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए उतना ही ज़्यादा जो है गवर्नेंस के अंदर फ़ायदा रहेगा। और बहुत सारी जगह जैसे एम्पावरमेंट वाली बात आती है, तो चाहे इंडिविजुअल जनता हो या समाज हो, या जैसे अब पंचायत लेवल, गांव के लेवल पे पंचायत हो, शहरों के अंदर जो सोसाइटीज़ हों, या आपके रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हों, जी। अगर वो एम्पावर कर दी जाए तो शायद जो है काफ़ी जो है गवर्नेंस जनता को मिल पाएगी। बिल्कुल। सर, हम अभी अपने पुराने क्वेश्चंस पे आते हैं कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम कर रहे थे, तो आपने मैंने बोला कि एंटोनी साहब के टाइम में काम करा, मनोहर जी के समय में काम करा और निर्मला जी के समय में काम करा। तो आपको कब लगा कि अभी ज़्यादा फ्री हैंड एक्सेस है? देखिए सर, इसको गोल-मोल अगर आप ना घुमा के डायरेक्ट बताएँ कि मतलब किसके टाइम में आपको लगा कि इस टाइम थोड़ा हमारे पास फ्री हैंड एक्सेस ज़्यादा है? देखिए मंत्री जो होते हैं उनका मेन आपके साथ जो इंटरेक्शन होता है कमेटीज़ में, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में, उन सब में होता है। और जो दिशा निर्देश जो होते हैं, डायरेक्शंस जो होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सोच होती है। सोच के अंदर 3-4 चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। नंबर 1, डिफेंस कमज़ोर ना हो। नंबर 2, डिफेंस का पैसा मिसयूज़ ना हो, वेस्ट ना हो। तो जैसे कभी रोलिंग बजट वाला कॉन्सेप्ट आया कि जो है बजट लैप्स नहीं होगा, अगले साल भी यूज़ हो सकता है। डिफेंस की परचेजेज़ जो है कोई 3 महीने 6 महीने में नहीं हो जाती हैं। अब आप ये देखिए, जैसे मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी के बाद जब मैं मिनिस्टर डिफेंस में जब देख रहा था, तो ई प्रोक्योरमेंट का जो ये प्लेटफॉर्म जो आज जेम है, ये वाली इसकी शुरुआत जो हुई, ये किया। मैं था और मेरा ही बैचमेट जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, वो उस समय ये देखते थे, ये डीजीएस&डी देखते थे। हम दोनों ने मिल करके सिस्टम बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को बड़ा संकोच था कि इतना सिस्टम हम कैसे ले पाएंगे। मैंने फिर डायरेक्ट लेटर, उस समय जो थे आर एस शर्मा जो थे वो सेक्रेटरी होते थे आईटी, उनको लिखा। मैंने कहा आईटी मिनिस्ट्री जो है वही जो है इसको लेने को तैयार नहीं है। डिफेंस इतना बड़ा आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है प्रोक्योरमेंट का, आज जेम वो चल रहा है, आप देखिए। वो जेम मेरे लिखे हुए लेटर के बेसिस पे जो था, पहली बार ही एनआईसी को डायरेक्शन दिया गया, और उनको ये डायरेक्शन, गुलशन राय जी उस समय डीजी थे, उनको डायरेक्शन दिया गया कि आप इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी और उनकी प्रोक्योरमेंट को भी ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पे लाओ। और उसके बाद जीएफआर के अंदर 2015 में इसको इंसर्ट किया गया। तो ये वाला जो है, अब इसमें अब आप मंत्री की जब आप बात मंत्रियों की लाते हैं, तो हर मंत्री डिफेंस के अंदर आप देखेंगे अपनी क्वालिटी है। वो सभी जो हैं ये चाहते हैं कि आगे हमारी जो है रक्षा सुरक्षा मजबूत हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कंट्रोल जो है वो इस तरह से लूज़ किया जाए, जिससे कि जो है जो हमारे जो ये सिस्टम्स हैं वो उसके अंदर एक स्टम्बलिंग ब्लॉक ना बन जाए, वो रुकावट ना बन जाए। तो सभी जितने भी जो ये तीनों मंत्रियों के आप नाम ले रहे हैं, तो सबके साथ काम करने में जो है बहुत एक डायरेक्शन और एक बहुत, जिसे कहा जाए कि कहीं कोई किसी तरह का कष्ट वाला मामला नहीं, ऐसा नहीं कुछ रहा। लास्ट में सर आपको बाद में कुछ ये कन्हैया कुमार से एक मामला था जिसमें आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरे एक बैचमेट एक फर्जी आदमी को मेरे घर लेकर के आ गया और झूठ बोल करके, जिसमें मैं उसमें समझा कि शायद वो मेरा ही बैचमेट था, पीएमओ में काम करते हैं। वो झूठ बोल के ले आया। तो ये बड़े दुखदाई बात है कि असल में ऊपर की पोस्ट में किसी ने जानबूझ के इस तरह का, पिरामिड होता है, ऊपर पोस्ट कम होती हैं, आपको बढ़ना होता है। जब सारी आउटस्टैंडिंग एसीआर्स हैं और 6 साल से एडिशनल सेक्रेटरी हैं, जिससे आप वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, तो लोग
किसी ना किसी तरह के, कहीं पे कोई एनोनिमस कंप्लेंट आती है, कहीं पे कुछ केस बनाए जाते हैं, तो उसी तरीके का ये वाला मामला। सर सिविल सर्विसेज तो अंग्रेजों का बनाया सिस्टम है जिसको हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपको कोई लगता है कि कोई चेंज की जरूरत है आज के टाइम में? देखिए, हमने अंग्रेजों से लड़ करके आज़ादी ली है। क्यों ली? स्वतंत्र होना चाहते थे। तो अगर आप जब स्वतंत्र और परतंत्र की बात अगर आप देखेंगे तो दोनों में गवर्नेंस में फ़र्क आ जाता है। वहाँ पे आप जो है एक गुलामों की तरह किसी की इच्छा पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके मास्टर्स हैं। जब आप आज़ाद हो गए तो आप अपने लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो पुराना वाला सिस्टम भी अगर अभी आप चलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एक समाज में जो चेंज लाना था वो कैसे कर पाएंगे? सोच और मानसिकता वो तो अंग्रेजों वाली ही रखी ना आपने। जी। आज आप देखिए, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि डेवलपमेंट में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वहाँ कौन दे रहा है? एजुकेशनिस्ट, जिसके वहाँ पे 4 कॉलेजेस चल रहे हैं, 5 स्कूल चल रहे हैं। दूसरा, जिसके वहाँ पे 3 हॉस्पिटल चल रहे हैं, लोगों को वो सुविधा दे रहा है, मेडिकल सुविधा दे रहा है। जी। जितने भी आज की तारीख में अब हमारे को इकोनॉमिक बेस सिस्टम कर लेना चाहिए। बल्कि अगर आप देखेंगे, जो विदेशों के जो एम्बेसडर होते हैं उनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतना बिजनेस हमारे देश के लिए लेके आएंगे, इतना ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से आप मिलेंगे। हमारे क्या इंडियन फॉरेन सर्विस वाले के लिए भी ऐसा टारगेट है? हमारे आज की तारीख में डीएम जो है वो अपने उस छोटी उम्र में 8 से 10-12 साल की उम्र के अंदर उसको सिर्फ तामझाम अच्छा लगता है। हर एक को लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता? हम भगवान की आरती करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। तो वही तो एक तरह से अपनी हम आरती उतारते हैं जब हमारे सामने कमांडो चल रहे हैं, हमारे सामने प्रोटेक्शन चल रही है, सड़क खाली कर दी गई है, जनता ये तो अंग्रेजों के टाइम पे था। जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है वहाँ तो छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सब है। आज की तारीख में वो डीएम डिस्ट्रिक्ट में तो डीएम जाता है तो उससे पहले सड़क पे जो है वो लगा दिया जाता है, ट्रैफिक क्लियर कर दिया जाता है। क्यों? वो मानसिकता हटनी चाहिए। हमारे को सिविल सर्विसेज अब ऐसी करनी चाहिए जिसमें समर्पण की और सेवा की भावना सबसे पहले आए, हुकूमत की नहीं। ये हुकूमत गुलामी के टाइम। सर हम मूवीज देखते हैं क्योंकि मूवीज जो है हमारे लिए एक तरह से दर्पण होती हैं सोसाइटी का। तो मूवीज में हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस की सांठगांठ में ही करप्शन होता है। तो क्या ब्यूरोक्रेसी के बिना ही इतने बड़े बड़े करप्शन या घोटाले हो जाते हैं? देखिए, नाम तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है मिनिस्टर्स का कि या गवर्नमेंट का, किस गवर्नमेंट में ये हुआ, ये स्कैम हुआ, ये स्कैम हुआ। डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट स्कैम है या नेशनल लेवल पे भी अगर कोई स्कैम है। लेकिन जनरल जब हम बात पे आते हैं तो क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी के साइन के बिना तो ये चीजें पास तो होती नहीं होंगी? देखिए, अगर आप इसमें सिस्टम गवर्नेंस कैसे चलती है, कोई भी नोट होता है वो नीचे का बाबू जिसे कहा जाए, सेक्शन अफसर, डेस्क अफसर लेवल पे शुरू होता है। शायद ही कोई नोट मिनिस्टर इनिशिएट करता है, कोई नहीं करता। और उस नोट को कैसे बनना है और क्या रूल्स है, क्या पॉलिसी है, वो पूरी लेट डाउन है। चाहे सीवीसी की गाइडलाइंस हैं, चाहे जीएफआर की गाइडलाइंस हैं, चाहे वहाँ के मैनुअल्स हैं, वो सारा सिस्टम आ करके बदनाम पॉलिटिशियन और मंत्री कई कारणों से हो जाता है क्योंकि डिसीजन अप्रूवल उसका है। लेकिन आप किसी भी चीज़ को अगर आज की तारीख में मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मेरे को इस समय सूर्य दिखा सकते हैं, आप कहेंगे, मैं आपसे पूछूं कि हाँ साहब, सूर्य जब मैं यहाँ रात में बैठा हूँ आपको सूर्य बिल्कुल दिखा सकते हैं, मैं कहूँगा सूर्य होता है कि नहीं होता है। प्रमाण जो कहते हैं, जो साक्षात है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन सूर्य है नहीं। तो अगर आपको सूर्य दिखाना है तो सूर्य के लिए आप इमीडिएटली एक सुपरसोनिक प्लेन लीजिए, मेरे को वहां ले जाइए जहां दिन निकला हुआ है, सूर्य भगवान दिख जाएंगे। और जहां सूर्य है वहां पे तारे नहीं दिखते। तो हर चीज टाइम और स्पेस से लिमिटेड है। किसी टाइम में उसी चीज को इतना अच्छा मान जाता है और उसके बाद उसी को जो है बदनाम हो जाता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का इस सब के अंदर पूरी फाइल प्रोसेसिंग, रूल्स का इंटरप्रिटेशन, ब्यूरोक्रेट्स तो कहीं पे नाम उसका बाद में आता नहीं है, ये दुख की बात है।
लेकिन इन्वॉल्वमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट के बिना, उसके बिना तो कोई अपने आप नोट बना करके मंत्री अपने आप तो कोई साइन नहीं कर सकता, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स को उनके सबके नाम इसलिए आने चाहिए जिससे कि ब्यूरोक्रेट्स में डर रहे। डेटरेंस पावर और डर की पावर सबसे बड़ी पावर जो होती है, जिस आदमी के हाथ में बंदूक है, ये नहीं कि वो गोली चला रहा है, लेकिन बस ये कि हथियार है इसके पास, वो डर ही, वो खौफ जो है वो अपना ब्यूरोक्रेट काम कर जाता है। काम कर जाता है। जैसे सर हम ब्यूरोक्रेसी में सिलेक्शन की बात देखते हैं, तो सिलेक्शन में बिहार से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता है और वो स्टेट सबसे पिछड़े स्टेट्स में आता है, ऐसा क्यों? जबकि एक ब्यूरोक्रेट जो ब्यूरोक्रेट बन रहा है वो कहता है कि मैं राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा हूँ और मैं लोगों की मदद करने के लिए इस जॉब या प्रोफेशन में आया हूँ, फिर भी वो स्टेट इतना पिछड़ा क्यों रहा? मैं अपने जितने मेरे अपने बैचमेट भी हैं जो बिहार से, मैं उनको यही कहता हूँ, अगर आप लोग जाकर के अपने गांव का ही विकास कर लो, आपने तो देश का विकास का जिम्मा लिया था और इतनी नौकरी कर ली और रिटायर भी हो गए, अपने गांव का विकास कर लो, अपने डिस्ट्रिक्ट का विकास कर लो। एमपी से भी जब मेरे जितने जो दोस्त हैं उनसे इंटरेक्शन में कहता हूँ, आप अपने कंस्टिट्यूंसी का विकास कर लो, पैसा आपको मिलता है तो देश का विकास हो जाएगा। ये बड़ी दुख की बात है कि सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं बिहार से आते हैं। इसलिए आते क्योंकि वहाँ पे एक टाइम पे डिसीजन लिया था कि वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश शुरू से ही पढ़ाए जाते थे, तो उनकी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम वहाँ का बिहार का अच्छा है, बिहार का भी अच्छा है, और बिहार के बाद वहाँ के लोग यहाँ पे आके भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में सब जगह पढ़ते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अपने बिहार, अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि, उसका डेवलपमेंट उनके दिल में, जहन में होना चाहिए कि उसको विकास करके सबसे अच्छा कर दें। कारण क्या है, वहाँ पे ना तो इंडस्ट्रीज़ है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इसलिए वहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो सिविल सर्विस ही सबसे अच्छा माध्यम दिखता है, और उसके लिए बिहार के लोग काबिल आज से नहीं है। बिहार चाणक्य से, नालंदा से आप कहाँ से देखेंगे? बिहार जो है, भूमि जो है वो बुद्धिजीवियों की भूमि है। आजकल हम उसको आपस की लड़ाई में, आपस में टांग खींचने में, बुराई में, कटुता में, वहाँ उसको ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। सर जब आप यहाँ पढ़ने आए थे हंसराज कॉलेज में, कब आए थे सर आप? मैं हंसराज कॉलेज में 1975 में मैंने जो 1975 में, और आज आप 2025-26 में आप हो, 26 में। तो पोल्यूशन किस तरह से आप इन 50 सालों का दरमियान जो हो गया सर, 50 सालों में पोल्यूशन का कितना ग्राफ आपने देखा चेंज हुआ? देखो, पॉल्यूशन का ग्राफ तो ये ऐसा है कि पहले जब, बल्कि स्कूटर जब मैं कई बार चलाता, मेरे पास स्कूटर था, तो जब डीजल की बसें होती थी तो मुंह पे वो कालिक जो परत जो थी, छोटी सी जो दाने, जो कण होते थे, वो चिपक जाते थे मुंह पे। और दो चीज़ों में मैं पॉल्यूशन से मैं जो हूँ उसको ठीक करने में मेरे को मौका मिला। एक तो सीएनजी जिसकी टेक्नोलॉजी आज चल रही है, और उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये कहते हैं पराली से जो है पॉल्यूशन है, लेकिन सीएनजी के अंदर जो माइक्रो पार्टिकल्स जो निकलते हैं उससे भी पॉल्यूशन, वो भी अपना जब सर्दी में नीचे बैठ जाते हैं, वो भी उसके अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। दूसरा यमुना जी हैं। आप ये देखिए, यमुना जी जो है इतने अच्छे, एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो नॉर्थ से मतलब आप ये देखिए पूर्व से होते हुए जब जा रही हैं लाल किले के पास से, तो जब यमुना जी की अगर पूरी उस तरह से साफ़ हो, सुंदर हो, आप सारे, बड़ा सिंपल है, यमुना जी को साफ़ करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पन्नी उठा करके साफ़ नहीं होंगे। आप जितने भी नाले यमुना जी में आते हैं उनको रोक दीजिए, पेनल्टी लगा दीजिए उस पर्टिकुलर एरिया का, अगर कोई भी नाला अनट्रीटेड अगर यमुना जी में जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चल नहीं रहे हैं। मैं जब अर्बन डेवलपमेंट में डायरेक्टर था, तो मैंने यही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस में भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ कि जो ये यमुना जी हैं, यमुना जी जो है सूर्य की पुत्री हैं, शनि की बहन है, आप इसमें गंदे नाले क्यों डालते हैं? एक भी गंदा नाला इसमें नहीं आना चाहिए, सब ट्रीटेड वाटर आना चाहिए। ट्रीटेड वाटर। और उसके बाद आप ये देखिए, ट्रीटेड वाटर वहाँ पे तो न्यू वाटर बोलते हैं उसके अंदर सिंगापुर में, जिसको पिया भी जाता है। तो उसके बाद देखिए अपनी अच्छी बहुत सुंदर यमुना जी जब अगर हो तो पॉल्यूशन, मैं कह रहा हूँ सर, जो ऑक्सीजन का लेवल है कि जब आप 1975 में आप जब सांस लेते थे तो किस तरह फील था, और अभी क्या है कि बिना मास्क के आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो उसमें क्या डिफरेंस है? अब एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं, गाड़ियों की लिमिट हो जानी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं शहर के अंदर, बड़ी गाड़ी की क्या ज़रूरत है? मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा जो है लंबी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। अब नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, वो फीलनेस जो 1975 में थी और 2025-26 में है,
उस फीलनेस की मैं बात कर रहा हूँ। किस मतलब अब तो सबसे बड़ा जो आज की तारीख में आपकी मानसिक स्थिति और पद्धति को चलाने वाला तो मीडिया हो गया है। वो सुबह दिखा देता है सबसे पहले AQI इतना है, फिर दोपहर में दिखाता है, फिर न्यूज़ में दिखाता है, फिर इसमें दिखाता है। तो एक ये तो रहता है कि बाहर मैं पॉल्यूशन तो अंदर नहीं ले रहा हूँ। फिर एक और नई चीज़ें आ गई, एयर प्यूरीफायर आया, वाटर प्यूरीफायर तो होते थे, अब एयर प्यूरीफायर भी आ गया एयर है। प्यूरीफायर ये तो सर एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई कि गाँव में जैसे पहले हाँ। आप देखो वो लकड़ी के बांस से बने वाले बेने हो जिनको बोलते हैं वो थे, फिर धीरे धीरे वो मॉडिफाई हुए, फैंस आए, फैन इलेक्ट्रिक फैंस आए और इलेक्ट्रिक फैंस के बाद धीरे धीरे थोड़े कूलर्स आए, अब गांव में भी एसी लगने लगी। तो वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो ये एयर प्यूरिफायर का कॉन्सेप्ट भी क्या लग रहा है आपको कि पूरे देश में ये फैल जाएगा देखिए धीरे? मार्केटिंग, अगर मैं एक ऐसी बात कहूँ, जब सामने वाला कोई मास्क लगा के आया हुआ होता है, आप उसको देखते हो तो फिर वो कहता है अरे आपने मास्क नहीं लगाया, आपको मालूम है बड़ी खांसी आती है, और उसको खुदा ना खास्ता आपको जरा सी खांसी हो, आप सोचेंगे अरे इस पॉल्यूशन से मेरे को खांसी आ गई। मैं वही डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट जो मास्क लगाने का है वो बड़ा नेगेटिव भी है। नेगेटिव है। दूसरे को मन में डर पैदा कर देता है, यार उसने मास्क लगा रखा है आप भी मास्क लगाओ। लेकिन जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है, इसके लिए ज़रूर कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। एक डर तो लगता है, एक फीलिंग तो है, भागना दौड़ना खेलना सब रेस्ट्रिक्ट सा हो गया है। और उस समय का पॉल्यूशन और अब का पॉल्यूशन, नहीं उस समय तो अभी pollution अभी नहीं सर था। जैसे आप भी दिल्ली गवर्नमेंट की कुछ कमेटियों में तो कभी कान में विस्पर किया किसी मंत्री को कि सर पोल्यूशन के लिए थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा देखते हैं? बस देखिए अब ये इस लेवल पे है कि एक बेचारा मंत्री और एक कोई संस्था इसमें क्या नहीं कर ये दिल्ली के पाएगी। एनवायरमेंट मिनिस्टर के कान में मारा सर, थोड़ा सा इस पे देखने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट नहीं, है। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि गाड़ियों का जो जितना गाड़ियाँ, एक फैमिली के अंदर 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। तो या ये बच्चे से सजेशन सर आप अगर दोगे उनको तो, लेकिन फिर इसमें सर डेमोक्रेसी से लेके अलग अलग डिफरेंट लेवल पे लोगों को कहेंगे कि हमारे राइट्स का हनन है ये नहीं, तो आप वगैरह। दिल्ली से दूर रहिए ना। आपको ज़्यादा गाड़ी चाहिए, दिल्ली से दूर किसने मना कर रखा है? आप ज़रा सा यहाँ इधर से होकर के आप मथुरा चले जाइए, आप मेरठ चले जाइए, आप इधर की तरफ और अपना जरा आप NCR रीजन है ना, आप वहाँ पे रहिए ना। बड़ी गाड़ी भी चलाइए, गाड़ी चला के आइए। और गाड़ी के जो है, लेकिन हर एक घर के हिसाब से एक घर में हो जाना चाहिए। इस घर के अंदर ये एक के पास ज़्यादा, एक पति और पत्नी 2 गाड़ी है, बच्चे हो तो उसी में एडजस्ट करें, कुछ करें। लेकिन ये ज़्यादा गाड़ी, बड़ी गाड़ी और CNG के बजाय अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आनी शुरू हो गई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर तो कम से कम पॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसमें नहीं। वाटर निकलता है। कम से कम उसके अंदर जो है थोड़ा पॉल्यूशन का जो पॉजिटिवनेस है। CNG का जो पॉल्यूशन, जो कि वैसे भी कम है, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन तो है। डीजल के अंदर और उसके अंदर तो पॉल्यूशन पेट्रोल में है ही, लेकिन अगर उसमें ग्रेड किया जाए तो कम से कम पॉल्यूशन कम होता जाएगा। जी सर अभी विवेकानंद जी का यूथ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, युवाओं को सबसे पहले अपने पे गर्व करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए, ये नहीं कि वो एक नागरिक हैं और उनको सहना है। उनको होना ये चाहिए कि वो नागरिक हैं और देश को चलाना भी उन्होंने ही है। आप अपने प्रधानमंत्री जी कितने गर्व से कहते हैं कि मैंने चाय भी बेची है, वो भी एक नागरिक थे, और आज सबसे बड़े मैं सेवक हूँ। तो युवक को ये देखना चाहिए कि वो अगर नौकरी नहीं मिली तो कुछ काम शुरू कर लें। बल्कि मैं तो कई बार ये देखता हूँ, सिविल सर्विस के अंदर बच्चे जो है इंजीनियर बनने के बाद, इतने क्वालिफाइड होने के बाद 4-4 5-5 साल कुछ काम नहीं करते, सिविल सर्विस की तैयारी करते रहते हैं। दुखद है। जब इंजीनियरिंग में एक एडमिशन लिया होता है तो किसी एक बच्चे का एडमिशन रुका भी होता है। आज वो इंजीनियर बन गया होता है और कोई इंजीनियर में साइंटिस्ट, तो शायद पता नहीं देश कहाँ पहुंचाता। लेकिन लोग तो अपने ही एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। मैंने एक बार जब मैं कई मॉक इंटरव्यू मैंने पूछा किस चीज़ से देश डेवलप होगा एक कैंडिडेट से, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग हो या आपकी जो है जनता स्ट्रांग हो। तो आज ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग है, जनता स्ट्रांग नहीं है। जिस दिन जनता स्ट्रांग हो जाएगी उस दिन देश की गवर्नेंस भी अच्छी हो जाएगी। हर बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के होते हैं। तो जो सर करप्शन के या जिस तरह के पैसा लेके नीरव मोदी या विजय माल्या इस तरह के जो नाम है, जो इतने बैंकों से पैसे लेके चले जाते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी तो इन्वॉल्व है क्योंकि बिना साइन के तो उनसे पैसे उनके जानकारी के बिना तो जाते नहीं है। तो ये फिर इनके नाम क्यों नहीं आते, ब्यूरोक्रेसी की नाम क्यों इसमें नाम इन्वॉल्वमेंट नहीं आता? देखिए, बैंक जो होते हैं उनका अपना एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है, लेकिन हर उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर जो है इन्वॉल्व बोर्ड में जो है डायरेक्टर होता है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मतलब
क्योंकि बैंक के अंदर जो है बोर्ड मीटिंग होती है, क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग होती है, हर एजेंडा जो है आता है और बोर्ड में अप्रूव होता है, और उसके बाद ही जो है एक लेवल के ऊपर के जो है लोन दिए जाते हैं। बिल्कुल उनकी जो है एक तरह से जितने भी जॉइंट सेक्रेटरीज या जो बोर्ड के डायरेक्टर रहे हैं और उनके टाइम पे जो ये फ्रॉड हुआ, तो उनको भी जो है उनका नाम आने चाहिए। उनकी जो है उसके अंदर कल्पेबिलिटी है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी तक जो है वो उन सब के नाम नहीं आए हैं, और इतने बड़े-बड़े, क्योंकि मैं तो बल्कि एक और बात कहूँगा, जिसको भी किसी को बैंक में बड़ा लोन दिया जाता है, तो वो लोन सब जागृत होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए कि इस बैंक को इतना लोन दिया गया। छुप के देने की क्या बात है? हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो लेंडिंग जो अमाउंट अवेलेबल है वो लिमिटेड है। तो अगर किसी भी कंपनी को या किसी भी उसको दिया जाता है, तो मालूम होना चाहिए कि साहब इस आदमी को, इस कंपनी को, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इतना लोन दिया है। उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तभी करप्शन जो है ये खत्म हो पाएगा। क्या सर करप्शन अगर अपने देश से खत्म हो जाए तो क्या हम जो एक सपना देख रहे हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनेंगे, क्या बिना करप्शन को खत्म किए हम बन सकते हैं सर? ये करप्शन का मतलब ये है कि उस आदमी ने जो है काम कम या नहीं किया, लेकिन उसका फ़ायदा उठा लिया, पावर का फ़ायदा उठा लिया, पोस्ट का जो है पैसे का फ़ायदा उठा लिया। तो अगर जब ये इस तरह की चीज़ नहीं रहेगी, तो जितना जैसा काम और वैसा ही वो उसको जो है इनाम मिलेगा। तो नेचुरल है कि जो है मन की शांति भी, देश की शांति भी, समाज की शांति भी, सब ठीक रहेगी। थैंक यू सो मच सर, इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते।